अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हमारा पाकिस्तान। मैं सना कहवान और आज प्रोग्राम में मेरा साथ देंगे लाहौर स्टूडियोज़ में मौजूद होंगे राना अजीम साहब और टेलीफोन लाइन से हमें ज्वाइन करेंगे मज़हर बल्ला साहब, जबकि कराची में मौजूद होंगे फ़हीम सिद्दीकी और इस्लामाबाद स्टूडियोज़ से हमें अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब ज्वाइन करेंगे। आप तमाम माहिरीन का बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, सबसे पहला सवाल नवाज़ शरीफ के हवाले से। नवाज़ शरीफ इस वक्त बैरून मुल्क मौजूद हैं, उन पर बने मुकदमात कोई नई बात तो नहीं है। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि किस तरह 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पर वो बाहर गए और इलाज की गर्ज से आज तक वो मफरूर हैं और पाकिस्तान वापस नहीं आए। अब चूंकि बात इलेक्शन की है, इलेक्शन सर पर है, इसीलिए नवाज शरीफ का वतन वापस आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। एक प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है नून लीग की जानिब से, नून लीग के रहनुमाओं की जानिब से, और ये बाज़गश्त भी सुनाई दी जा रही है कि बहुत वालेहाना इस्तकबाल किया जाएगा नवाज शरीफ का, वो वतन वापस आएंगे और उनका वतन वापस आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। इसी हवाले से साबिक वफाकी वज़ीर हैं राना सनाउल्लाह, उनका बयान हम ज़रूर कोट करेंगे जिसमें उन्होंने ये कहा है कि नवाज शरीफ को गारंटी मिल चुकी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि गारंटी दी किसने है? राना अजीम साहब, सबसे पहले आप इसे जानना चाहूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। देखिए, हम भी हैरान है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब को वतन वापसी पर गारंटी किसने दी है। क्या पाकिस्तान की सुप्रीम अदलिया ने गारंटी दी? क्या पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने गारंटी दी है? क्या पाकिस्तान की निगरान हुकूमत ने गारंटी दी है? अगर गारंटी दी है तो इसका मतलब है कि उनको मिलने वाली सज़ा, उन्होंने जो सज़ा की खिलाफ वर्जी की, वो जो इश्तिहारी करार पाए, वो जो पाकिस्तान से मफरूर हुए, वो सब कुछ जो था उस गारंटी के आगे ज़ीरो है। यानी पाकिस्तान के अंदर ना आइन है, पाकिस्तान के अंदर ना कानून है, पाकिस्तान के अंदर ना ही किसी मामले पे किसी की सज़ा और जज़ा का कोई मामला है। यानी किसी ने गारंटी दे दी तो तमाम जुर्म ख़त्म हो गया, किसी ने को गारंटी दे दी तो तमाम मामला ठीक हो गए, किसी ने को गारंटी दे दी तो तमाम मामला जो है वो इस तरह हो गए जैसे दूध में कोई नहा के आता है। अब बात यह है कि राना सनाउल्लाह के इस बात पे, इस बयान पर, तो मैं तो समझ रहा था कि आज सारा दिन में कोई ना कोई किसी ना किसी तरफ से कोई आवाज़ उठेगी, शायद निगरान हुकूमत जो है वो इस पर एक्शन ले और कहे कि भाई आपने किस तरह कह दिया। शायद अदलिया की तरफ से ये बात है कि भाई आपने किस तरह कह दिया कि उनको गारंटी मिल गई है। शायद पाकिस्तान के उन अदारों की तरफ से ये बात है कि जो अहम तरीन रोल अदा करते हैं कि भाई आपको किसने कह दिया गारंटी। देखिए, ये राना सनाउल्लाह का बयान जो है, इसके बाद बहुत से सवालिया निशान जो हैं वो बन गए हैं। नंबर एक तो उस पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारी भी इसी बयान के बाद एक बिल्कुल सवालिया निशान बन गया है कि इसका मतलब है किसी की गारंटी से किसी को पकड़ा, किसी की गारंटी से किसी को छोड़ा और किसी की गारंटी से किसी को आने और किसी की गारंटी से किसी को जाने दिया जाता है। ये एक बड़ा चीज़ है। मेरे पास जो इतला है, जो जहाँ तक मेरी आज इसी बयान के बाद कई मुस्लिम लीग नून के अहम तरीन रहनुमाओं से बात हुई, तो मैंने कहा जी मियाँ साहब की वापसी की गारंटी तो मिल गई है। ख्वाजा आसफ कहते हैं कि अभी नहीं, लेकिन राना सनाउल्लाह कहते हैं कि हमें गारंटी मिल गई है, बिल्कुल मामला क्लियर है, सब कुछ ठीक है और उनको अब वो आ जाएंगे और वस्त में आ जाएंगे, सितंबर के वस्त में आ जाएंगे। अगर गारंटी मिल गई है तो फिर सितंबर के वस्त का इंतज़ार क्यों? अगर गारंटी मिल गई है तो फिर इतना लंबा पीरियड क्यों? अगर गारंटी मिल गई है तो गारंटी उस वक्त क्यों नहीं मिली जिस वक्त 1 साल 6 माह ये इक़्तिदार में रहे हैं? भाई वज़ीर आज़म था, राना सनाउल्लाह साहब वज़ीर दाखिला थे, वज़ीर कानून इनके थे, तकरीबन तमाम वजारतें इनकी थी ना। उस वक्त गारंटी क्यों नहीं मिली इन्हें? और अब जिसने गारंटी दी है उसका नाम भी सामने आना चाहिए। ठीक हो गया। अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब, आप इस गारंटी का किसकी तरफ इशारा लेंगे? क्योंकि इससे पहले जो गारंटीज़ मिलती रही वो इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से थी। अब तो चूंकि अदालतों का मामला है, अदालतों ने सज़ाएं सुनाई हैं, वो सज़ाएं क्या ये पूरी किए बगैर गारंटी मुकम्मल करने के बाद वतन वापस आ जाएंगे? देखें, पहली बात तो ये है कि ये सज़ाएं सुनाई कैसे गई थी। अब तो किसी को भी इस बात से जो है फिर नहीं है और तमाम चीज़ें जो हैं वो सामने आ चुकी हैं कि किस तरह से जनरल बाजवा और जनरल फैज़ अदालतों के ऊपर असरअंदाज होते थे। और हाँ, ये मैनिपुलेशन के ज़रिए से सज़ाएँ जो हैं वो पनामा से अकामा और फिर ख़याली तनख्वाह और फिर उसके बाद जो है वो नैब गवर्नमेंट्स हैं उनको देखें तो तमाम 4 की 4 प्रिज्यूमेबली यानी मफरूज़े की बुनियाद के ऊपर सज़ाएँ सुनाई गई हैं। पहली बात तो ये यहाँ पे आ जाएँ, राना साहब जो है वो शायद इन चीज़ों से शायद उनका सरफ़-ए-नज़र से मुक़द्दमात बने और किस अंदाज़ में बने और रजीम चेंज करने के लिए क्या क्या तरीके इस्तेमाल किए गए और फिर उसके बाद साकिब निसार और बाकी जजेस साहबान जो हैं उन्होंने जिन्होंने ये सब कुछ किया उनके बारे में भी सारी चीज़ें सामने आ चुकी हैं और सज़ा सुनाने वाले जज जो हैं वो ख़ुद गवाहियाँ दे रहे हैं
कि किस तरह से ब्लैकमेल होकर उन्होंने ये सज़ाएं दी। जज तो बरतरफ हो गए लेकिन सज़ाएं अभी की वहीं पे वहीं हैं। और दूसरी बात ये मफरूर होने वाली बात, ज़रा थोड़ा सा फैक्ट्स को आप जायज़ा लीजिए कि नवाज शरीफ जो हैं उनकी बेल हुई इसी अदालत से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, इन्हीं सज़ाओं को सस्पेंड किया गया। फिर उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट के अंदर मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर इमरान खान की हुकूमत में और फिर उनकी ECL से कैबिनेट ने नाम निकलवाया। और फिर उसके बाद वो उसके बाद जब वो आप 50 रुपए का स्टाम्प, ये तो है ही, हर अदालती कागज़ जो है वो 50 रुपए के स्टाम्प के ऊपर ही सारी कार्रवाई होती है। तो बाकी लोग भी जो हैं वो सारे 50 रुपए के स्टाम्प के ऊपर, ज़मानतों के ऊपर गए हैं। तो बात ये है कि इस बात का तो तासुर लेना कि भाई हाँ किसी से गारंटियाँ या नहीं दी है। केसेस जो हैं उसमें मरीम नवाज़ की जो कन्विक्शन है वो तो सेट असाइड हो चुकी भी है और सारा केस जो है उसके ऊपर वो ख़त्म भी हो चुका है। मामला तो सिर्फ ये है कि वो अगर एक पार्टी के सरबराह जो हैं उनको बल्क के अंदर आप ज़मानतें देते हैं, तो फिर एक शख्स जो कि खुद जिसको सज़ा सुनाई गई वो उस वक्त बैरून मुल्क था, वो खुद यहाँ पे आया, उसने गिरफ्तारी दी और बेटी का हाथ पकड़ के वो जेल के अंदर गए और फिर वहाँ पे जो कुछ भी हुआ वो सब जो है वो सामने है। तो ये जो नाइंसाफ़ी की बुनियाद के ऊपर दी गई सज़ाएँ ये किस तरह से बरकरार रह सकती हैं, और इसके लिए किसी गारंटी की ज़रूरत नहीं है। जब भी वो जज जो कि दबाव के अंदर जिन्होंने फैसले दिए हैं वो वहाँ पे नहीं है, और जो सामने आपके जब केस लगेंगे और अदालतों के अंदर ये इसका पर्चे उड़ेंगे तो वो डेफिनेटली सारी चीज़ सामने हो जाएगी। तो वो उसमें मेरा ख्याल है कि किसी गारंटी की ज़रूरत नहीं है। गारंटी सिर्फ यही हो सकती है कि हाँ कि आपका अदालती निज़ाम जो है वो बगैर किसी दबाव के केस को मेरिट के ऊपर फैसला करे। ठीक हो गया। फ़हीम अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब के मुताबिक जो सज़ाएं मफरूज़े की बुनियाद पर सुनाई गई हैं जो बिल्कुल बेबुनियाद है, उसमें गारंटी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये तो सिद्दीकी साहब ये कह रहे हैं। अब आपका क्या इसमें पॉइंट है कि जो गारंटी है, इससे पहले भी जो रिकॉर्ड है नवाज शरीफ का वो सामने रह चुका है डील्स के हवाले से, तो अब ये गारंटी किसकी तरफ से? देखिए सर ना, मैं ये समझता हूँ, और मैं बल्कि इस पे समझता क्या हूँ, मैं इस पे श्योर हूँ कि राना सनाउल्लाह की जिस बयान की आप बात कर रही हैं, ये बयान जो है ये मिस कोट और मिस रिपोर्ट हुआ है। अच्छा, उन्होंने ये नहीं कहा कि ज़ीरो रिस्क हो चुका है, ये उन्होंने ज़रूर कहा कि रिस्क ज़ीरो हो चुका है, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि गारंटी मिल चुकी है। और उनका ये कहना था कि बेसिकली उन्हें अदालतों में पेश होना है आकर, जो मुकदमात उनके ख़िलाफ़ हैं वो उनका सामना करेंगे आकर। ये तो राना सनाउल्लाह के बयान की मेरे समझता हूँ कि जो एक मैंने ख़ुद भी सुना, मेरे कानून ने सुना और मैंने देखा, उसको मैंने आपको आगे रख दिया। लेकिन वो चूँकि अखबारात में मिस कोट हुआ है, मिस रिपोर्ट हुआ है, तो इसलिए मैंने इसकी वजाहत कर दी। लेकिन अगली बात जो मैं इसके बाद कहने जा रहा हूँ वो ये है कि जनाब नवाज़ शरीफ को गारंटी मिलनी चाहिए। क्यों नहीं मिलनी चाहिए गारंटी? मैं शायद कल परसों भी आपके प्रोग्राम में कह रहा था कि जेलों में जाने के लिए सियासतदान ही रह गए हैं। सही। क्या सियासतदानों के लिए ही है कि वो जो है आए जेलों में पड़े रहें, फिर वो जो है आप उनके ऊपर मुख्तलिफ़ तरीक़ों से दबाव डालें, और अगर आप डील के लिए उनसे कहें और वो डील ना करें तो आप उन्हें या तो तख्ते-ए-दार पर लटका दें या उन्हें जो है वो पाबंद सलासिल कर दें, या फिर वो जो है ख़ुद जाके जो है वो ख़ुद जलावतन हो जाएँ, खुद साख्ता जलावतनी इख्तियार कर लें। तो ये सिर्फ सियासतदानों के लिए ही क्यों है? नवाज़ शरीफ को वतन वापस आना चाहिए। उन्हें इस बात की गारंटी मिलनी चाहिए कि उन्हें एयरपोर्ट से गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। उन्हें इस बात की ज़मानत उनके पास होनी चाहिए कि वो अदालतों में पेश होंगे, जो जो मुकदमात उनके ख़िलाफ़ हैं उनमें वो पेश होंगे। अदालतें जो फ़ैसला करें उन फ़ैसलों को जो है वो कबूल किया जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि नवाज़ शरीफ को भी बिल्कुल इस तरह के, जिस तरह से इस मुल्क के दीगर सियासतदानों, दीगर शोबों के लोगों को इस बात का हक हासिल है, इस बात की ज़मानत हासिल है कि वो अदालतों में पेश होकर अपने केसेस का सामना करें। अजीम साहब, आपको नहीं लगता कि सवालात फिर से जो है वो खड़े हो जाएंगे? डील के बाद डील, डील के बाद डील, एक के बाद एक जो है वो बात जोड़ दी जाती है नवाज़ शरीफ के साथ। ये नवाज़ शरीफ का माजी है नवाज़ शरीफ का माजी। तो इस तरह आपको नहीं लगता कि आने वाले मुस्तकबिल बिल्कुल तारीक और अंधेरा जो है वो नज़र आएगा उनके? बात यह है कि जी सिद्दीकी साहब ने कहा कि शायद मुझे उस मामले का इल्म नहीं है, किस तरह उन्हें सज़ाएँ हुई, किस तरह सज़ाएँ नहीं हुई। तो मैं भी कवर करता रहा, चूँकि वो इस्लामाबाद में थे, मैं लाहौर में था, लेकिन मैं भी एक सहाफ़त का छोटा सा स्टूडेंट्स हूँ और मैं इसको देखता रहूँ, बड़े गौर से देखता रहूँ, बड़े करीब से देखता रहूँ, और मैंने बड़े ही करीब से इन तमाम मामलात को देखा भी है। मामला यह है कि कौन सा ऐसा वक्त है जिस वक्त में दबाव नहीं हुआ,
कौन सा ऐसा वक्त है जिस वक्त में जिस सियासतदान को दबाव के तहत सजा नहीं मिली? क्या 12 बजे फैसला महफूज करके 12:30 बजे 30 सफ़ात का फैसला सुना देना, क्या वो फैसला जो था वो किसी दबाव के तहत नहीं था? क्या उसके लिए कोई हदायत नहीं मिली थी? क्या पाकिस्तान के तमाम एंकर्स, तमाम सहाफ़ी नहीं जानते थे कितनी सज़ा, कितना जुर्माना और कितनी देर के लिए नहली होगी? ये सब कुछ बताता, ये शुरू से होकर आखिर तक यही होता रहा। मियां साहब जिस तरह इक़्तिदार में आते थे, वो दबाव क्या होता था, वो किस पे दबाव डाल के आया जाता था, किस तरह उनको लाया जाता था। खान साहब किस तरह इक़्तिदार में आए, किसको किस तरीके से लाया गया। लेकिन अजीम साहब सवाल तो फिर वही है ना कि सिर्फ सियासतदान ही रह जाएंगे, सिर्फ जेलें काटने के लिए, सजाएं काटने के लिए सवाल तो फिर उन्हीं पर उठेंगे। ये फ़हीम की बात बिल्कुल दुरुस्त है। सजा फिर उन सबको मिलनी चाहिए जो इस जुर्म में जहाँ जितना उसका हिस्सा है। जो जमहूरियत का कातिल है, जिसने पाकिस्तान में जबरन किसी को मुसल्लत किया, किसी को जबरन उतारा, जिसको सज़ा दी, किसी को जजा दी, बस ये जिसने भी किया है, चाहे वो कोई जज है, चाहे वो उसका किसी और शोबे से तल्लक है, उसको मिलनी चाहिए सज़ा। सिर्फ सियासतदानों को नहीं, सबको मिलनी चाहिए। अगर तो सबको मिलनी चाहिए अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब, आपको नहीं लगता कि इसके ठहरे में फिर बहुत सारी लंबी एक लिस्ट सामने आ जाएगी? फिर कौन कौन बचेगा इस एहतसाब से? देखें, मेरे एहतसाब तो सियासतदानों ने शुरू किया। आप देखें 2014 में जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ हाई ट्रीजन का केस था, उसके बाद जब उसको सज़ा हुई जी, तो राना अजीम साहब जिन अजीम कायद का हवाला दे रहे हैं, उनके वफाकी वज़रा ने उन जजेस के ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनको पागल डिक्लेयर किया। तो उनकी आप क्या बात करते हैं, मतलब है कि हम इसको देखें तो फिर उसके बाद क्या हुआ, उसी के बाद ये सब पनामा शुरू हुआ ना। उसी के बाद ये सारा कुछ हुआ कि क्योंकि एक सियासतदान ने एक फौजी जो डिक्टेटर था उसको कानून के नीचे लाकर और एक ड्यू प्रोसेस के ज़रिए सजाएं दी थी। और फिर आपने देखा कि फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो है वो उस अदालत को ही कलअदम करार दे दिया गया और रिवार्ड में अगले जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज बने। उनके रेफरेंसेस जो उनके ऊपर थे वो ख़त्म हुए। तो ये तारीख़ तो हमारी बहुत जो है ना वो तल्ख़ है। इस बात को अगर देखा जाए तो अब मसला ये है कि पाकिस्तान क्या इस किस्म की इंतकामी कार्रवाइयाँ अफोर्ड कर सकता है? क्या हम आज भी अगर हम सबक नहीं सीखेंगे कि इंतकाम की सियासत जो कि दफन कर दी गई थी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के मुआहदे के बाद, उसको ख़त्म करने के लिए जो है वो एक तीसरी कुव्वत जो है वो खड़ी की गई और फिर 2018 का RTS बिठाकर उसको कौम के ऊपर मुसल्लत किया गया। और फिर उसके बाद आप कहते हैं कि बड़ी ज़्यादती हो रही है। तो मुकाफ़ाती अमल है, ये चल रहा है। अभी भी सियासतदानों को चाहिए कि वो बैठें और फिर आपस में बैठ के ये बात तय करें कि हाँ, हमने इस मुल्क को किस तरह से चलाना है, इंतकाम और बदले की बुनियाद के ऊपर चलाना है या कि अवाम की खुशहाली और तरक्की को मद्देनज़र रखते हुए बाहमी इख्तलाफात को खत्म करके। फ़हीम, अवाम की तो बात ही बहुत दूर चली जाती है। खैर अगले टॉपिक पे हम अवाम का भी जिक्र करेंगे और अवाम के साथ किए जाने वाले जो जुल्म है उस पर भी हम रोशनी डालेंगे। लेकिन आपको नहीं लगता कि जो डील है, स्पेसिफिकली एक वर्ड वो नवाज शरीफ के साथ ही स्पेसिफिकली जोड़ दिया जाता है? मैं भी यही बात कर रहा था कि माजी में वो लोग जो बाहर डील्स करके मुल्क में वापस आ चुके हैं, क्या उनकी बात नहीं होनी चाहिए? और फिर बात वही है कि डील होती किससे है? क्या डील जिनसे होती है उसके बाद वो यहाँ पाकिस्तान में इदारों के ऊपर इतना दबाव, इतना तसल्लुत रखते हैं ना कि वो उन डील्स की ज़मानत देते हैं। वो कहते हैं कि हाँ, हमसे डील हो गई, अब ये जो बेफिक्र हो जाओ का क्या मतलब है? कि इसका मतलब है कि अदालतें भी आपके ज़ेरे असर हैं। और हमने देखा है ऐसे फैसले हैं इस मुल्क में। जस्टिस नसीम हसन शाह का नाम लूँ, क़य्यूम साहब का नाम लूँ, क़य्यूम सिद्दीकी का नहीं, जस्टिस क़य्यूम भी रहे, उनका नाम लूँ, साकिब निसार साहब का नाम लूँ, कितने नाम ले सकता हूँ मैं। फ़हीम, हम आम आदमी की बात भी कर लेते हैं। आम आदमी एक खास जमात PTI से जिनका ताल्लुक 10,000 कारकुनान है जो कि इस वक्त पाबंदी सलासल हैं, उनके साथ भी डील कर लें फिर? देखिए, उनके साथ डील के ऊपर मुझे एक प्रॉब्लम है। मुझे ये है कि उसमें वो लोग जो बेगुनाह हैं डेफिनेटली उनको जो है रिहा होना चाहिए। लेकिन वो लोग जिनका 9 मई के वाक़े में कहीं ना कहीं कोई किरदार है, उनके साथ डील किस बात की? लेकिन साफ बात तो यह है कि मैंने डील्स होते हुए भी देखी हैं। वो लोग जो इस वाक़े के बाद गिरफ्तार हुए, उसके बाद उनको मैंने डील करके अदालतों से बाहर, जेलों से बाहर आते हुए भी देखा है और उसके बाद उन्हें पार्टी छोड़ते भी देखा है, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी देखी हैं। तो डील्स तो हो रही हैं मुल्क में। एक नवाज शरीफ से हो जाएगी तो कौन सी क़यामत उतर आ जाएगी भाई? क्या अभी कुछ अर्से पहले 9 मई के बाद डील्स नहीं हुई हैं इस मुल्क में? तो डील्स होती आई हैं, होंगी, होती रहेंगी। किसी को क्या प्रॉब्लम है? अजीम साहब, क्या प्रॉब्लम है किसी को?
नहीं नहीं, बिल्कुल बड़ी अच्छी बात की है दोनों मेरे सदीकी भाइयों ने। हाँ हाँ डील होनी चाहिए, लेकिन एक डील अवाम से भी होनी चाहिए। एक डील जो है ना वो सबसे बड़ी, वो अवाम से भी होनी चाहिए। और वो डील ये होनी चाहिए कि अवाम को उनके वोट का हक मिलना चाहिए, कि जिसको वो वोट कास्ट करते हैं वही इक़्तिदार में आए। एक डील ऐसी भी होनी चाहिए जिसमें आम आदमी को यह हक हासिल हो कि उनकी पसंद की कौन सी सियासी जमात है, उस जिसको वो वोट देते हैं वो वोट उसी जमात के खाते में गिना जाना चाहिए। एक डील ये भी होनी चाहिए कि अवाम को लूटने वाले या अवाम का पैसा खाने वाले, चाहे वो सियासतदान हो चाहे वो किसी और तबके से तल्लुक़ रखते हो, उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। मसला तो ये है कि ये डील सिर्फ सियासतदान वर्सेस उन लोगों के दरमियान हो रही है जिनका नाम आप और मैं नहीं ले सकते। अगर आप और मैं वो नाम लेंगे तो अगले दिन हम बैठे नहीं होंगे। आप और मैं वो नाम नहीं ले लेंगे। सकते अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब, इसीलिए तो देख लीजिए कि पीसीबी का इतना बड़ा इकदाम और उसके बाद अवाम का रिएक्शन और उसके बाद अपना फैसला वापस लेना पड़ा पीसीबी को भी, देख लीजिए। नहीं देखें, बात यह है कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इसमें सारा कुछ है, उसके साथ ही होती है ना डील। मैं नाम लेता हूँ, आप चला दीजिए, ठीक है। तो सियासतदान जो है वो किस ताकतवर कुव्वत जो है जिसके साथ होती है, जाहिर है जनरल बाजवा ऑन रिकॉर्ड हैं, जब वो अपने जाते हुए कह के गए हैं अपनी आखिरी तकरीर के अंदर कि जनाब हमने हमारा सियासत के अंदर किरदार था और अब इदारे ने फैसला किया है कि हम सियासत के अंदर नहीं आएंगे। तो ये बात किससे छुपी हुई है? किसी को नहीं छुपी है। तो ठीक है, मैं और आप ना बोलें तो वो एक दूसरी बात है, लेकिन अब मैंने बता दिया आपको कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ ही होती है ना सियासत के अंदर, और ये खुद उनकी वो हैं सारा कुछ। उसके बाद DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हैं कि उनके अंदर बताया गया कि किस तरह से क्या हुआ, किस तरह से वो आया था सारा कुछ। तो ये तो कोई अब ढकी छुपी बात नहीं है, आप किसी का नाम लेते हैं या नहीं लेते हैं, ये बात रोज़े रोशन की तरह से आया है। ठीक हो गया, ब्रेक लेंगे हम। ब्रेक से वापस आने के बाद हम जिक्र करेंगे अगले टॉपिक का। राजा रियाज साहब भी आज हमारे टॉपिक का इस हिस्सा रहेंगे, लेकिन ब्रेक से वापस आने के बाद दोबारा से हम कंटिन्यू करेंगे। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाजरीन, आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे जड़ांवाला सानहे के हवाले से। इंतहाई अफसोसनाक ये वाक़या पेश आया जड़ांवाला में, और इसकी जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है। ऐसे में पुलिस कहाँ थी? मसीही बिरादरी के न सिर्फ घर, उनकी इमलाक, उनकी इबादत गाहों को भी बुरी तरह से मिसमार कर दिया गया, जला दिया गया। कोई एक ये वाक़या नहीं है, इससे कबल भी बहुत सारे वाक़यात हैं जो कि रूनुमा हो चुके हैं हमारे मुल्क में। हमने दर्द बर्दाश्त किया है उन मसीही बिरादरी से लेकर दूसरी जो अक़लियती बिरादरी हैं उनका भी। जोसेफ कॉलोनी का वाक़या है, ज़िला गोजरा का वाक़या है, यहाँ तक के सियालकोट का सानहा भी अभी तक हम भूले नहीं हैं। नाज़रीन, इससे जुड़ा जो सवाल है हमारा वो यही है जो कि मज़र साहब मैं आप ही से पूछना चाहूँगी। जड़ांवाला वाक़े के जो मुलव्विस मुल्ज़िमान हैं, आपको लगता है कि अब उन्हें सज़ा हो जाएगी? क्योंकि इससे कबल हम जो देखते आए हैं सूरत हाल तो मुख्तलिफ रही है। सना, मैं समझता हूँ कि ये आपने बड़ा दुरुस्त एक सवाल उठाया है कि आज तक हमारे यहाँ ये इस तरह के वाक़यात इसीलिए होते रहे हैं कि इन वाक़यात में मुलव्वस लोगों को सज़ाएँ नहीं मिलती रही। जो सज़ा का ना होना है तो इसका मतलब है कानून की अमलदारी नहीं है। अगर सज़ा हो जाती किसी को तो इस तरह के वाक़यात आते। बदकिस्मती से ये जो जनूबी एशिया का ख़ित्ता है, इसमें कुचले हुए तबकात पर जुल्म की रवश जो है वो सदियों से है, और हम इसे बदकिस्मती कह सकते हैं कि ये रवश या ये रवायत आज भी कायम है। अब आप जड़ांवाला को देखिए कि आज़ादी के लिए लड़ने वाले भगत सिंह का शहर है। भगत सिंह बरसगीर की आज़ादी के लिए लड़ते रहे और उन्होंने अपनी जान भी कुर्बान की। और फिर आप देखिए कि हमारे बानी पाकिस्तान हज़रत कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह, उनकी 14 अगस्त की क्या तकरीर है। उन्होंने फरमाया कि आप मजहबी तौर पर आज़ाद हैं, रियासत का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं कि आप मुसलमान हैं, आप हिंदू हैं, ईसाई हैं, सिख हैं, पारसी हैं या कुछ और हैं, या आपकी ज़ात क्या है, या आपकी कौम क्या है, या आपका इलाका क्या है। रियासत का इससे कोई सरोकार नहीं। बदकिस्मती हमारे यहाँ ये हुई कि हमने रियासत को मज़हब की आंख से देखना शुरू कर दिया। बिल्कुल। और हम बग़ैर सोचे समझे, ये एक ऐसी चीज़ हाथ आ गई है कि अगर किसी क्रिश्चियन का किसी से लेन देन हो या हिंदू का लेन देन हो तो ये बड़ा सस्ता और आसान रास्ता है कि उस पर तौहीन का इल्ज़ाम लगा दिया जाए। और फिर अगर तौहीन हुई है तो आप कानून का रुख करें,
आप अदालत का रुख करें, आप इदारे आइन का रुख मौजूद हैं करें। इंसाफ के लिए बेशक। ये ज़रूरी तो नहीं है कि आप कानून को हाथ में लें और उनके 5 चर्चेस जला दें और उनकी आबादियाँ मस्मार कर दें और उन्हें जला के रख दें और उन पर जो ज़मीन है वो तंग कर दी जाए। मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की बदनामी का बायस बना है ये वाक़या। और ऐसे लोग जो कल सलीब तोड़ रहे थे, और मुझे तो हैरत है सना कि एक तरफ वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेते थे जी। और दूसरी तरफ उसी ज़बान से बग़ैर एक लम्हा ज़ाया किए गालियाँ देते थे। तो ये कौन सी अखलाकियात का प्रचार कर रहे थे? मैं समझता हूँ कि हमारा मज़हब जो है बिल्कुल वो इसकी भी इसकी इजाज़त इजाज़त नहीं देता, क्योंकि मुसलमानों के जो ज़रई अहद था उसमें जो फतूहात हुई थी और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना फरमाते थे कि आप दूसरों की इबादत गाहों को नुकसान नहीं पहुंचाना, दूसरों के बच्चों को, बुज़ुर्गों को, औरतों को, उनको नुकसान नहीं पहुंचाना। तो मेरा ख़्याल है कि हमारा मज़हब चूँकि दूसरों की इबादत गाहों के तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी कराता है, तो हमें सोचना चाहिए। और फिर हमारा जो पाकिस्तान है मुल्क, वहाँ जो बानी पाकिस्तान के फरमूदात हैं उनकी रोशनी में हमें चलना चाहिए। हमें ऐसी रवायात कायम नहीं करनी चाहिए जिससे ये तासर मिले कि अक़लियतें जो हैं वो मज़लूम है। एक नुक्ता मैं यहाँ और बयान करता चलूँ। जी जी। देखिए, जब पाकिस्तान बनता है तो पाकिस्तान में 25% अक़लियतें थी, आज बदकिस्मती से 4% है। तो वो 19 या उनके 21 हुकूक पर भी सवालिया निशान खड़ा हो रहा 21% है। जो हैं वो कहाँ चले गए? बिल्कुल। या वो कन्वर्ट हो गए, या वो हिजरत कर गए, या वो भाग गए। इसका मतलब है कि उनके लिए हालात साजगार नहीं थे। हमें अपनी अक़लियतों को खुले दिल से सीने के साथ लगाना चाहिए और सबसे उन्हें बढ़कर ये सर, कौमी हमें उनको तमीर और प्रोटेक्शन तरक्की देना में होगा। शामिल फ़हीम, करना चाहिए। फ़हीम आपकी जानिब में आऊँगी। आपको नहीं लगता कि पुलिस को इनएक्शन होना चाहिए था वक्त पर? फजर के बाद से जब ऐलानात किए गए घरों से निकलने के लिए, डंडे बरदार फ़ौज एक निकली लोगों की फैसलाबाद ज़िला गोजरा ये ज़िला जड़ावाला में, तो इस तरह वहाँ पर जो पुलिस थी, पुलिस को इनएक्शन टाइम पर होना चाहिए था, एक एक्शन लेना चाहिए था ताकि इतना बड़ा सान्या नहीं होता। सना, आपकी बात का जवाब मैं बाद में दूंगा। पहले मैं मज़हर बल्ला साहब की एक बात को आगे वो कायद आज़म साहब के फरमुदात की बात कर रहे थे। तो आज अगस्त का महीना है, चंद दिन पहले ही हमने जश्न आज़ादी भी मनाया है। तो मेरे जहन में जो है ना बार बार एक शेर है जो बार बार गूंजता है कि हमारे पाँव उल्टे थे, फ़कत चलने से क्या होता, बहुत आगे गए लेकिन बहुत पीछे निकल आए। हमारे साथ हुआ यही है कि हम आगे बढ़ने की बजाय ना पीछे जा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि हमारे पाँव उल्टे हैं। ये जो मुल्क है ना, इस मुल्क में जो एक हम बात करते हैं जब सियासतदानों की, तो मैं कहता हूँ कि जनाब इन सियासतदानों की सियासी तरबियत नहीं हुई। जब हम आवाम की बात करते हैं और ऐसे किसी वाक़े पर उनका रिएक्शन देखते हैं, तो मैं कहता हूँ कि हमारे लोगों की मजहबी तरबियत भी नहीं हुई। वो शख्स जिसने मजहबी तरबियत करनी थी वो इतने टुकड़ों में बटा हुआ है कि वो कुरान को लेकर हुजरे में बंद हो गया है, और जब मर्ज़ी चाहता है आता है मिंबर पे बैठ चंद आयतें सुनाता है अपनी मर्ज़ी की और चला जाता है। तो ये जो तरबियत होनी थी ना मजहबी, जिसकी तरफ बरलास साहब भी अभी जिक्र कर रहे थे कि हमारा मजहब क्या कहता है कि आपने कैसे दूसरी अक़लियतों को जो है वो पनाह देनी है, उनका ख्याल रखना है। जी, मैं उधर ही आ रहा हूँ। मैं आमतौर पे कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज नहीं ढूंढता, लेकिन मुझे ज़रा यहाँ ये कहने दीजिए कि 2 दिन पहले तीसरी बार स्वीडन में शाही महल के बाहर जो है वो कुरान पाक का नुस्खा जलाया जाता है, शहीद किया जाता है जी। और उसके बाद जो है फिर एक दफ़ा पूरी दुनिया में जो है वो एक एहतिजाज उसके ऊपर होता है। पाकिस्तान से वो एहतिजाज जो है कुछ ज़्यादा होता है, तो ये वाक़या हो जाता है। तो मैं इसमें मुझे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ढूंढने दीजिए कि क्या हमारे दरमियान भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो बैरूनी ताकतों के बल के ऊपर इस तरह की ख़बरें जो हैं, इस तरह के वाक़यात को जो है वो हवा देते हैं। एक वाक़या हो गया, उस वाक़े के बाद अब मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ। इस वाक़े के बाद जो सबसे पहली जिम्मेदारी है
वो पुलिस की थी। जब उन्हें ये इत्तला मिल गई थी कि इस तरह का कोई वाक़या हुआ है, उन्हें फ़ौरी वहाँ पर जाना चाहिए था। इतना मौका, इतना वक्त कैसे मिला उस फैमिली को जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि उन्होंने ये मज़मूम हरकत की है, कि वो अपना घर बंद करके वहाँ से चले गए। जब वो चले गए तो उसके बाद जो है, जब वो लोग नहीं मिले जिनके ऊपर इल्ज़ाम था, तो मुश्तइल लोगों ने गिरजाघरों का रुख किया। सब कुछ गलत हुआ है, लेकिन इस सब गलत की जिम्मेदार जो है असल मेरे नज़दीक वो पुलिस है। अगर पुलिस वक्त पर पहुँच जाती वहाँ पर, ये वाक़या जो है वो किसी हद तक जो है दबाया जा सकता था। लेकिन इसमें एक और जिम्मेदारी जो है वो मैं कहता हूँ कि वो हमारी भी है। कल ये दिन में ये वाक़या हो चुका था, हम में से किस चैनल ने जो है, किस न्यूज़ चैनल जो है ने इसे रिपोर्ट करने की हिम्मत की? क्यों नहीं किया हमने? अगर हम रिपोर्ट कर देते पहली मर्तबा इस वाक़े को, तो आग लगने की बजाय हो सकता है पुलिस जो है वो वक्त पर पहुंच जाती। हो सकता है कि माजी के वाक़यात को देखते हुए इस वाक़े को जो है इंतहाई संजीदगी से लिया जाता और चीज़ें जो हैं वो कंट्रोल कर ली जाती। लेकिन हम खुद बहुत ज़्यादा दबाव में रहते हैं। हम कहते हैं हम सेल्फ सेंसरशिप भी करते हैं, हमारे ऊपर और तरह की सेंसरशिप्स भी हैं, और हम ऐसे वाक़यात को हमेशा दबाने की कोशिश करते हैं। ठीक है दबाना, ये सोचकर कि जनाब कहीं इससे पूरे मुल्क में आग ना फैल जाए, लेकिन किसी हद तक ऐसे वाक़यात को रिपोर्ट करने की भी ज़रूरत है, ताकि हुक्काम, पुलिस ये तो कम अज़ कम हरकत में आए। और फिर साथ साथ जो है ना, मैं इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पे फिर आऊँगा कि क्या जो वाक़यात इंटरनेशनली हो रहे हैं, उन वाक़यात से तवज्जो हटाने के लिए क्या पाकिस्तान में भी ऐसे लोग जो हैं वो मौजूद नहीं हैं जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं? ये पाकिस्तान के खिलाफ एक साजिश भी हो सकती है। फ़हीम, वेरी शॉर्ट क्विक रिस्पॉन्स। मुझे सिर्फ आपसे ये पूछना, सज़ा होगी मुल्ज़िमान को जो अब मुलव्विस हैं? होनी चाहिए, लेकिन क्या हमारे यहाँ अदालतें आज़ाद हैं? होनी चाहिए। ठीक है, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक से वापस आने के बाद हम अगला सवाल आपकी तरफ रखेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। बात करेंगे राजा रियाज साहब की। काफ़ी एक्टिव दिखाई दे रहे हैं और काफ़ी क्रेडिबल सोर्स इस वक्त सियासत में माना जा रहा है, और उनकी जानिब से जो नाम सामने आया है निगरान वज़ीर आज़म का, उसके बाद उनकी तरफ से ही बात की गई कि जो इलेक्शन है वो फरवरी में हो जाएंगे। अब एक और उनकी जानिब से इंकशाफ किया गया जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। वो ये कह रहे हैं कि जो बल्ला है आइंदा इलेक्शन में ना वो होगा, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन में होगी, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी इंकशाफ किया है कि पीटीआई पर जल्द पाबंदी भी लगा दी जाएगी। राना अजीम साहब, आपको क्या लगता है कि फिर इलेक्शन में होगा क्या? देखिए, एक बात तो बड़ी क्लियर है कि राजा रियाज की उस वक्त तक ज़रूरत थी जब तक निगरान वज़ीर आज़म का नाम नहीं आना था। निगरान वज़ीर आज़म का नाम आ गया, ना वो राजा रियाज ने नाम दिया, ना राजा रियाज को उस नाम का इल्म था। ठीक, वो पर्ची उनको दे दी गई बेचारों को, उन्होंने वो पर्ची आगे पेश कर दी और उस पर अमल हो गया। सही। राजा रियाज से जितना काम लेना था उतना काम ले लिया गया। सही। अब राजा रियाज के अगर किसी बात पर कोई बंदा शख्स ये कहे कि राजा रियाज ने ये कह दिया और इस तरह हो जाएगा, तो मैं अफसोस ही कर सकता हूँ। बात यह है कि राजा रियाज साहब शायद अगली दफ़ा कौंसलर का इलेक्शन में ना जीत सके। राजा रियाज साहब जो आज के दिन तक ये फैसला नहीं कर सके कि वो हैं किसके साथ, आज तक उनको ये फैसला नहीं हो सका कि उन्होंने किस पार्टी से इलेक्शन लड़ना है। एक दिन पहले एक टीवी टॉक शो में उनसे पूछा गया क्या आप मुस्लिम लीग नून में जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा जब भी फैसला नहीं किया, मैं अपने दोस्तों से बैठ के फैसला करूंगा और फिर बताऊंगा मैं किस जमात में जा रहा हूँ। राजा रियाज साहब का रोल था उस वक्त तक जिस वक्त तक उन्हें इस्तेमाल करना था। हम पाकिस्तान की सियासत में सब के सब बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। हमें लेकिन अजीम साहब वो बहुत बड़ी बात कर रहे हैं कि ना बल्ला होगा इलेक्शन में, ना पीटीआई होगी, और पीटीआई पर पाबंदी हो जाएगी। पीटीआई भी होगी इलेक्शन में, मैं आपको ये गारंटी से कह रहा हूँ, आज का दिन नोट कर लीजिएगा। क्या 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 कह रहे हैं? पीटीआई भी इलेक्शन में होगी। सही है। पीटीआई का इंतखाबी निशान बल्ला भी इलेक्शन में होगी। ठीक। यहाँ पर वो शख्स जिसके मतलब ये कहा जाता था कि अब इनकी सियासत कभी नहीं होगी, उनकी सियासत भी हुई है। ठीक। यहाँ पर हर रोज़ तब्दीली होती है, यहाँ पर चीज़ें तब्दील होते वक्त नहीं लगता, यहाँ पर हालात बदलते वक्त नहीं लगता। ये राजा रियाज की ख्वाहिश हो सकती है, ये उन तमाम सियासी जमातों की ख्वाहिश हो सकती है जो इलेक्शन से भागना चाहती हैं, या जिनको पता है कि इलेक्शन में अगर हम आएंगे और बल्ले का इंतखाबी निशान होगा तो वो इलेक्शन जीत जाएंगे। अगर आपने किसी एक शख्स को माइनस करना है, उस शख्स को माइनस करें, लेकिन उसकी जमात पर पाबंदी नहीं लगा सकते। पाकिस्तान के माजी से हमें सीखना चाहिए। लेकिन अजीम साहब इसकी कोशिशें तो काफ़ी की गई हैं, हमने देखा है कुछ अर्सा पहले से। कोशिशें कौन नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है कि चंद दिन बाद आपको हालात बिल्कुल चेंज होना शुरू हो जाए। कुछ दिन ठहर जाए, सब्र कर लें। सितंबर का महीना जो है वो बड़ा अहम तरीन महीना है। सितंबर में बहुत सी चीज़ें बहुत तरीक़ों से तब्दील होंगी। नवाज शरीफ साहब भी वापस आ जाएंगे। मियाँ साहब वापस आए या मियाँ साहब ना आए, इससे पाकिस्तान की सियासत में सिर्फ इतना ही फ़र्क पड़ेगा। मियाँ साहब नहीं आएंगे तो शहबाज शरीफ साहब बड़े हैप्पी होंगे, मियाँ साहब आएंगे
तो शहबाज शरीफ साहब शायद उस तरह हैप्पी ना हो। अगर आप कहें कि मियाँ साहब के आने से क्या पेट्रोल 200 से नीचे आ जाएगा, क्या मियाँ साहब के आने से उससे डॉलर कुछ फर्क सस्ता हो नहीं पड़ेगा, जाएगा, आम क्या आदमी मियाँ की साहब के आने से सेहत पर चीनी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। घी सब कुछ सस्ता हो मजहर जाएगा? साहब? नहीं होगा ना। बिल्कुल ठीक है। मियाँ साहब के भाई मजहर सीरियस हो साहब, रहे हैं। तहरीक इंसाफ का सियासी मुस्तकबिल आप क्या देख रहे हैं? जी, किससे पूछा है? मजहर साहब। जी जी, अच्छा, गुजारिश ये है कि एक तो मैं पहले फ़हीम सिद्दीकी साहब का जो अदबी ज़ौक़ है उन्हें दाद देना चाहता हूँ। उन्होंने पुलिस के हवाले से कुछ बातें की। तहरीक इंसाफ पे तबसरे से पहले मैं पंजाब की जो पुलिस है ख़ास तौर पर उस पर एक बात करना चाहता हूँ कि पंजाब में इस तरह के वाक़यात इसलिए हो रहे हैं कि पंजाब पुलिस को एक सियासी जमात के कारकुनों की गिरफ़्तारियों से फुर्सत नहीं, लिहाजा वो ये कह दे मदरसा माजरत से कि कह देते हैं कि तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो जुलूस निकाल रहे हैं तो पुलिस पहुंच जाती है। सना, जो आपका सवाल है ना तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल, मैं समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल रोशन है। वो इसलिए समझता हूँ कि आइंदा चंद दिनों में आपको पाकिस्तान की आला अदालतों से बहुत से फैसले होते हुए नजर मतलब आएंगे। इंसाफ मिलता दिखाई दे रहा है पीटीआई चेयरमैन? बिल्कुल इंसाफ भी होगा, और पीटीआई के चेयरमैन जो हैं उनकी मकबूलियत बढ़ी है पहले से। देखिए, तमाम तर जुल्म सितम के बावजूद उनकी मकबूलियत कम नहीं हुई। उनकी पार्टी छुड़वाई गई बहुत से लोगों से, लेकिन फिर भी मकबूलियत कम नहीं हुई। मैं राना अजीम साहब की बात से इत्फाक करता हूँ, तहरीक इंसाफ भी होगी, भला भी होगा, और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि चेयरमैन पीटीआई भी होगा। जेल से बाहर होंगे? खेल से बाहर नहीं होगा, मैदान में होगा और मैदान जीतेगा। सही। उनकी मकबूलियत बता रही है। ये क्यों पाबंदियां लगाई जा रही हैं कि फ़लाँ सर्वे नहीं हो सकता, फ़लाँ सर्वे नहीं हो सकता, आप लोगों से पूछ नहीं सकते कि किसको वोट देना है? ये इसीलिए पाबंदियां लगाई जा रही हैं। वो पीटीआई के चेयरमैन ने अपनी हिकमत अमली से अपने तमाम सियासी मुखालफीन को चारों शाने चित कर रखा है। ये इसका मुकाबला नहीं कर सकते। मैदान में, आपने मैदान की बात की है ना, तो मैदान में तो उनका मुकाबला हो ही नहीं सकता। ये सब मिल जाएं फिर भी मुकाबला नहीं कर सकते। उनकी मकबूलियत बहुत ज़्यादा है, और वो पाकिस्तान में ही मकबूल नहीं है, पाकिस्तान से बाहर भी बहुत मकबूल है। तो मेरा ख्याल है कि उन्हें सियासी मैदान बड़ी बड़ी से विकेटें तो गिरा दी हैं, इसमें तो कामयाब हो गए बड़ी बड़ी विकेटें गिराने में। अगर सना उन्हें सियासी मैदान से बाहर करने की कोशिश ज़बरदस्ती की गई तो पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम बढ़ेगा, और पाकिस्तान में फिर मुआशी इस्तेहकाम एक ख्वाब बन जाएगा, क्योंकि मुआशी इस्तेहकाम आपके सियासी इस्तेहकाम से जुड़ा हुआ है। अगर आप सियासी इस्तेहकाम चाहते हैं तो फिर आपको उस मैदान में उस खेल का हिस्सा बनाना पड़ेगा तहरीक इंसाफ को, वरना सियासी इस्तेहकाम नज़र नहीं आएगा। फ़हीम, पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम की जो बका है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बका से जुड़ी है। आप अग्री कर रहे हैं इस पॉइंट से? ये कैसी बात है भाई, मुझे तो नहीं लगता, मैं तो इससे एग्री नहीं करता। और जो आपने इस बयानिया शुरू में रखा था इस सवाल का, तो आपने पूछा था कि राजा रियाज साहब की इस बात को इग्नोर किया जा सकता है। मैं तो कहता हूँ इग्नोर करें यार, बिल्कुल इग्नोर करें। एक राजा की बात से एक राना तो मुत्तफिक नहीं है, फिर बरलास साहब भी जो है वो मुत्तफिक नहीं है। तो मैं भी मुत्तफिक नहीं हूँ, लेकिन मैं एक बात इस पे ज़रूर कहूँगा कि स्लिप ऑफ टंग है शायद राजा रियाज साहब की। राजा रियाज साहब ने कहा कि बल्ला नहीं होगा या पीटीआई नहीं होगी आइंदा इलेक्शन में। वो शायद ये कहना चाह रहे होंगे कि आइंदा हुकूमत में नहीं होंगे। उन्हें कहना भी यहीं तक चाहिए, इससे ज़्यादा कहते हुए तो मैं समझता हूँ कि उनकी ज़बान लड़खड़ानी भी चाहिए थी, उनके पर भी जलने चाहिए थे, क्योंकि ये फ़ैसला तो कहीं और होते हैं। वो कौन होते हैं ये फ़ैसले करने वाले, ये बातें करने वाले? क्योंकि जो पाकिस्तान की सियासी तारीख़ रही है उसके ऊपर दोनों मेरे साथी जो हैं वो बात कर चुके हैं। लेकिन जो आइंदा सियासी जो इलेक्शन होगा उसके ऊपर ज़रूर वो होना चाहिए कि वहाँ पर मुझे जो है पीटीआई हुकूमत में आती कम से कम नज़र नहीं आ रही। मैं अगर ये बात कहूँ, मेरा अंदाज़ा जो है वो ये कहता है कि जनाब 60 नशिस्तें भी पूरे मुल्क से अगर इनको दे दी गई तो वो बहुत ज़्यादा होंगी। मेरे लफ्ज़ दे दी गई पे बाद में हाँ, बिल्कुल इनको दे दी गई, तो दे दी गई भी मैं इसलिए कहता हूँ कि एक हंग पार्लियामेंट की हमेशा हमें ज़रूरत होती है। हमें एक अपोजिशन की हमेशा ऐसी ज़रूरत होती है जिसे हम कभी भी इस्तेमाल कर सकें किसी भी अपने मसले के लिए। कभी हमें जो है किसी कानून में तरमीम करवानी हो, कभी हमें किसी की एक्सटेंशन का मामला हो, तो वो अपोजिशन
पॉलिटिशियन, वो लोग जिन्हें जो है हम अपनी पॉकेट्स में रखते हैं, उन्हें किसी हम को अंडर इस्तेमाल कर प्रेशर सकें, करना हो। तो ये तो होगा। लेकिन असल बात जो है ना, एक बात जिसको सारी बातों के ऊपर मैं कहता हूँ कि अव्वलियत देता हूँ, वो ये है कि हम बहैसियत कौम नीचे की तरफ जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं। लेकिन ये भी कोई गलत बात नहीं है, ये भी कोई बुरी बात नहीं है। तकरीब में भी तामीर का पहलू होता है। जब बॉल आप ज़मीन पे मारते हैं ना, तो जब वो ज़मीन से जाके टच होती है ना, उसके बाद वो बाउंस बैक करती है। तो हम इंशाअल्लाह उल अज़ीज़, मुझे यकीन है कि हम भी बाउंस बैक करेंगे, उठेंगे, सियासत भी हमारी बेहतर होगी, हमारी मईशत भी बेहतर होगी, हमारी अखलाकियात भी बेहतर होंगी। इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल में जड़ांवाला जैसे वाक़यात भी नहीं होंगे। लेकिन इस सब के लिए ज़रूरी है कि हमारे सियासतदान बेहतर हो जाएं, वो तमाम लोग बेहतर हो जाएं जिनके हाथ में किसी भी तरह से इस मुल्क की तरबियत है, इस कौम के मेमारों की तरबियत है। वो मेमार जो मुल्क छोड़ के जा रहा है, जो कहता है इस मुल्क में कुछ नहीं रखा, उन सब की तरबियत जिनके हाथ में, उन्हें सबसे पहले अपने आप को ठीक करना होगा। और उनकी नज़रों में शर्म है, मैं समझ रहा हूँ, देख रहा हूँ, मुझे नज़र आ रहे हैं लोग कि अब वो नज़र झुका कर गुजरते हैं। उन्हें नज़र आ रहा है कि उनके ऊपर क्या क्या कहा जा रहा है, कौन कौन से तबर्रे उनके ऊपर भेजे जा रहे हैं। उन्हें समझना होगा कि वो वक्त ना आने दें जब जो है सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए और फिर उनका नाम भी ना हो किसी दास्तान में। राना अजीम साहब, नौजवान इस वक्त जिस तरह से मायूसी का शिकार हो चुके हैं, गैर कानूनी तौर पर वो मुल्क बदर होने से भी गुरेज नहीं कर रहे, सूरत हाल ऐसे में आपको क्या लगती है कि मज़ीद कशीदा होती जाएगी सियासत में? आप दुरुस्त कह रहे हैं, बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं। हम एक 2 रोज़ पहले बैठे हुए थे, तो हमारे दोस्त हैं सलमान गनी साहब, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं। जी। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैंने पहली दफ़ा अपने दोनों बेटों को कहा कि यार आप पाकिस्तान छोड़ सकते हो तो छोड़ दो, अगर आपको पाकिस्तान से बाहर अच्छी जॉब मिलती है तो आप चले जाओ। तो मैंने उनसे कहा कि सलमान साहब आप कह रही हैं लफ्ज़? उन्होंने कहा जी बिल्कुल मैं कह रहा हूँ। इस वक्त जो मुल्क के मौजूदा सियासी हालात हैं, जो मुआशी हालात हैं, जो इस मुल्क के अंदर नौजवानों के साथ किया जा रहा है, जो इस मुल्क के अंदर आने वाले दिनों में होगा, इससे मैं इतना खौफज़दा हूँ कि जिसकी इंतहा कोई नहीं। ये तो बात दुरुस्त है। आप देखें जिस एक शहर में 40-40 हज़ार पासपोर्ट पर डे बनने के लिए आ रहे हैं, लोग लाइनों में लगे हुए हैं पाकिस्तान से बाहर जाने के लिए। हर रोज़ आप किसी एयरपोर्ट पे चले जाएं तो आपको नज़र आएगा वहाँ पे हज उम्रा के लिए तो लोग जा रहे होंगे, लेकिन साथ नौकरियों को ढूंढने के लिए कितनी तादाद में लोग जा रहे होंगे, चाहे घर का जेवर बेच के जाए, सामान बेच कर जाए, घर बेच कर जाए, इसलिए जा रहे हैं कि इस मुल्क के अंदर उन्हें अपना वो मुस्तकबिल नज़र नहीं आ रहा। उसकी वजह क्या है? वो जो बल्ला साहब ने कही है कि जनाब मुआशी अदम इस्तेहकाम, सियासी अदम इस्तेहकाम, ये दोनों चीज़ें हैं। जब आपको ये नज़र आए कि आपको इंसाफ नहीं मिल रहा, जब आपको ये नज़र आए कि इस मुल्क में, आप बड़ी सिंपल सी मिसाल ले लेना, अरसलान के साथ क्या हुआ है, एक नौजवान बच्चा जो है उसके साथ क्या हुआ है, उसका वालिद दुनिया से चला गया। आज आप सुबह से सोशल मीडिया पे चल रहा है कि एक बच्चा अपने वालिद के लिए एक मुर्ग उठा के ले आता है कि जनाब इसकी जमानत के लिए खुदा का वास्ता मेरे पास पैसे नहीं है, छोटा सा बच्चा है कि मेरे बाप की कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, मैं फहीम को का पॉइंट ले लेती हूं। को देखें हो क्या रहा है इस मुल्क में, हो ये रहा है कि जिसको कुछ नहीं मिलता वो किसी को पकड़ता है और जाके किसी न जेल में डाल में मुलवस कर देता है। और नौजवान खासकर इस मुल्क में उनके साथ ये सब कुछ हो रहा है, तो फिर कौन यहाँ पे रहने को तरजीह देगा? कोई रहने को तरजीह नहीं देगा। हमारे हुक्मरानों को, हमारे अदारों को। देखिए जब ये वाली बातें होती है ना, तो मेरे अंदर का एक वो शख्स भी जाग जाता है जो कराची का शहरी है। देखिए कराची में क्या ये सब कुछ इससे पहले नहीं हुआ कि कराची में 92 से लेकर और 2013 तक आपने मुख्तलिफ वक्तों में ऑपरेशन करके लोगों के साथ यही वाली ज़्यादतियाँ नहीं की? क्या आपने लोगों को उठा कर उनको मुख्तलिफ मुकदमात में जो है वो साल के लिए जेलों में नहीं डाला? क्या आपने उन्हें यहाँ पर लापता नहीं किया? क्या आपने लोगों को जाली पुलिस मुकाबलों में नहीं मारा? उस वक्त क्यों खामोश रहे थे आप? उस वक्त क्यों नहीं आवाज़ उठती थी? क्योंकि उस वक्त आवाज़ नहीं उठी है तो आज इन वाक़यात के ऊपर आवाज़ उस तरह से नहीं उठ रही, जिसका मुझे अफसोस है यहाँ बैठकर भी कि आज पूरे मुल्क से जो अरसलान के ऊपर आवाज़ उठनी चाहिए थी वो नहीं उठी। क्योंकि कराची में जब सब कुछ ये हो रहा था तो उस वक्त भी आवाज़ नहीं उठ रही थी। प्लीज़ कंटिन्यू कीजिए। बहुत शुक्रिया फ़हीम सिद्दीकी साहब, राना अजीम साहब, मज़हर बल्लास साहब, आप लिस्ट का बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही मुझे सना कहवान को हमारा पाकिस्तान से इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।